हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए संजीव एस ठाकुर और आज हम आए हैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके और वो है रिलेटेड विद एग्जेम्प्टेड इनकम्स। यस फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट पेइंग टैक्स इज पेनफुल बट गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स tax to run the country, to run all the administrative activities of the country like defense, healthcare, hospitals, education and all that. So taxes we are required to pay. So ये कितनी अच्छी बात हो अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि बहुत सारी इनकम्स ऐसी हैं इनकम टैक्स एक्ट में जो एग्जेम्प्ट हैं, और एग्जेम्प्ट का मतलब उनके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगता, दैट मीन्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। एक और दूसरा, अगर टैक्स लगता भी है तो उसमें बहुत सारी एग्जेम्पशंस अवेलेबल होती हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं मोस्ट कॉमन एंड मस्ट नो एग्जेम्प्टेड इनकम्स इन इनकम टैक्स लॉ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जेम्पशन। Before going through the exemptions, let us discuss the difference between exemption, deduction and rebate. एक जनरल कंफ्यूजन रहता है टैक्स पेयर्स का कि सर एग्जेम्पशन, डिडक्शन और रिबेट ये तीन टर्म होते हैं, तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार बहुत फास्ट देख लेते हैं कि तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स। एग्जेम्प्टेड इनकम्स वो होती हैं जो इनकम का पार्ट ही नहीं होती। जैसे जब हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? ग्रॉस टोटल इनकम इज अ सम ऑफ 5 हेड्स: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स। ये जो 5 हेड्स होते हैं, इन 5 हेड्स की इनकम के सम को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये जो एक हमारा वीडियो है फर्स्ट, उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इसका पार्ट ही नहीं होती। दैट मीन्स ये एग्जेम्प्टेड इनकम है तो ये एग्जेम्प्टेड इनकम्स यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे एग्रीकल्चर इनकम, अभी हम देखेंगे, इनकम फ्रॉम HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को जो मिलती है, तो हम ये अभी देखेंगे सारी एग्जेम्पशंस। तो ये एग्जेम्पशन पार्ट ही नहीं होती, ये ग्रॉस टोटल इनकम से सेपरेट होती हैं। फिर देखते हैं डिडक्शंस। अब डिडक्शंस क्या होती है? डिडक्शंस आर फर्स्ट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ GTI। ये जो GTI है इसमें इंक्लूड किया जाता है और बाद में कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पे, जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पे इस GTI में से माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। या तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट किया जाता है या फिर इन हेड्स में से ही डिडक्ट किया जाता है। जैसे सैलरी है तो सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से माइनस होती है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी है तो अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है या रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें से आप माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट माइनस होता है, वो यहीं से माइनस हो जाता है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सैलरी में से ही माइनस हो जाता है। या तो डिडक्शंस हेड में से ही माइनस हो जाती हैं या फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होती है। जैसे यहाँ पे हम डिडक्शंस माइनस करते हैं फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U, तो 80C से 80U तक की जितनी डिडक्शंस होती हैं वो हम यहाँ पे डिडक्ट करते हैं। उसके बाद हमारी आती है नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्सेबल इनकम, जिस पे हम टैक्स देते हैं। क्लियर? ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिडक्शंस क्या क्या होती हैं। देखते हैं रिबेट। अब क्वेश्चन आता है कि रिबेट क्या होती है? तो रिबेट क्या होती है? रिबेट आर रिड्यूस फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी। रिबेट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होते हैं। जैसे ये नेट टैक्स लायबिलिटी है ना, अगर किसी पर्सन की इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, ये वाली इनकम, ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है, ये लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, तो वो एक एग्जम्पशन, एक रिबेट क्लेम कर सकते हैं। और वो 87A की रिबेट कहाँ तक मिलती है? 12,500 रुपये या टैक्स लायबिलिटी जो भी कम हो, वट एवर इज लीस्ट। तो 5 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 12,500, और 12,500 रुपये टैक्स लायबिलिटी में से 87A की रिबेट माइनस कर दी 12,500, तो ऐसे पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कितनी रह जाएगी? टैक्स लायबिलिटी रह जाएगी नील। तो समझ गए आप? एग्जेम्पशंस मींस वो इंक्लूड ही नहीं होती हैं इनकम में। डिडक्शन मतलब वो पहले इंक्लूड होती हैं और फिर डिडक्ट होती हैं। और रिबेट टैक्स में से माइनस की जाती हैं, जो टैक्स पे बिल है उसमें से माइनस की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स।
मोस्ट कॉमन एग्जेम्प्टेड इनकम्स। तो मोस्ट कॉमन एग्जेम्पशन इनकम्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो करोड़्स में क्यों ना हो, एग्जेम्प्ट है मीन्स उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर एग्रीकल्चर है और आपकी इनकम कोई एग्रीकल्चर इनकम है और वो इस डेफिनेशन में फॉल होती है एग्रीकल्चर इनकम की, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ज़ीरो टैक्स। एक एग्रीगेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो हम देखेंगे, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। तो अच्छी बात है कि नहीं? यस। तो देखते हैं एक बार एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(1) में, और डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इनकम की सेक्शन 2(1)(a) में। तो देखते हैं कंडीशंस। पहला तो योर एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी डिराइव फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, यानी इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड से इनकम है वही एग्जेम्प्ट है यहाँ। अगर आपकी पाकिस्तान में या नेपाल में कहीं है एग्रीकल्चर लैंड, तो वहाँ पे वो किसी और कंट्री में है, तो उस पर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होगी। एंड दैट लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। दो बातें हैं, भारत में होनी चाहिए लैंड और वो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या होता है? तो रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप रेंट पे दे देते हैं एग्रीकल्चर लैंड, दैट मीन्स यू डू नॉट डू कल्टिवेशन एंड यू गिव योर लैंड ऑन रेंट। तो रेंट पे अगर किसी को दे देते हैं, जैसे हाफ % डिसाइड कर लेते हैं क्या लैंड हमारी, वर्क आप करो और 50% हमें चाहिए, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट है, यदि रेंट मिल रहा है आपको, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होता है उसे सेल करते हैं, जैसे वीट सेल करते हैं, राइस सेल करते हैं, कॉटन सेल करते हैं, पल्सेस सेल करते हैं, शुगर केन सेल करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप सेल करते हैं, तो सेल से इनकम। रेंट फ्रॉम फार्म हाउस। पहला वाला रेंट था वो एग्रीकल्चर लैंड से था, ये वाला रेंट है वो किससे? फार्म हाउस से। तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, उसी एग्रीकल्चर लैंड के पास में या एग्रीकल्चर लैंड में इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए, या एग्रीकल्चर लैंड में ही होना चाहिए। कोई फार्म हाउस है, ये आपने किराए पे दिया, उससे इनकम हो रही है। किराए पे किस लिए दिया? दो ही पर्पस हैं, या तो फार्मर को ड्वेलिंग के लिए, रहने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। इन्हीं दो पर्पस के लिए अगर आपने दिया फार्म हाउस, तो उससे जो रेंट आ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और इनकम फ्रॉम नर्सरी। तो अगर आपकी नर्सरी है और आप प्लांट ग्रो करके सेल करते हैं, तो वो नर्सरी की इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। अब पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है? पार्शियल इंटीग्रेशन होता है 3 कंडीशन। अगर एसएससी है वो इंडिविजुअल हो, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर इनमें से कोई पर्सन हो और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो एक ईयर में, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा हो, 2.5 लाख है एग्जेम्पशन लिमिट, या सीनियर सिटीजन के लिए होती है 3 लाख, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए होती है 5 लाख, तो इससे ज़्यादा हो। तो ये तीनों कंडीशन हो तो एग्रीगेशन होगा। बड़ी सिंपल बात है। एग्रीगेशन कैसे होगा? एक बार तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे आपकी एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करके, एग्रीकल्चर इनकम को भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे ओनली एग्रीकल्चर इनकम पे, यानी जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी वो, और प्लस एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और इस टैक्स में से ये एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस कर देंगे, तो जो टैक्स आएगा इसमें से जो एग्रीकल्चर इनकम वाला टैक्स है इसे माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो टैक्स पे करना होगा। तो इससे क्या होता है? इससे हायर स्लैब में थोड़ी सी इनकम टैक्स जो है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हायर स्लैब में आ जाते हैं, बाकी डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जेम्प्टेड इनकम्स में नेक्स्ट आ रहा है शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF ने अगर अपने मेंबर्स को, बहुत सारे मेंबर्स हैं HUF में, इतने सारे मेंबर्स हैं, और इन मेंबर्स को उन्होंने शेयर दिया प्रॉफिट का, तो वो जो मेंबर्स के हाथ में इनकम होगी, वो मेंबर्स के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि HUF ने टैक्स दे दिया, तो जब HUF ने टैक्स दे दिया तो फिर मेंबर्स के हाथ में टैक्सेशन नहीं होता, डबल टैक्सेशन नहीं होता, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं शेयर ऑफ पार्टनर्स। जैसे HUF में था वही लॉजिक यहाँ है। पार्टनरशिप फर्म ने अगर टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो पार्टनर्स हैं, तो फर्म से बहुत सारे पार्टनर्स हैं, 4-5 ABCD पार्टनर्स हैं, तो ये जो ABCD पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर्स को जो इनकम मिलेगी वो प्रॉफिट क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, इनके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा।
फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 10 डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉयर 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद रिटायर होता है एम्प्लॉयर के यहाँ से, तो एम्प्लॉयर को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, यस कौन सा एक्ट है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पोगा बोलते हैं हम इसे शॉर्ट में, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। क्लियर? तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट मिलता है, वो पेमेंट रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय, तो वो पेमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो पूरा एग्जेम्प्ट, कोई भी टैक्स नहीं देना, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर एम्प्लॉयज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो वो 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। इसकी कैलकुलेशन होती है, 2 तरह की कैलकुलेशन होती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जहाँ पोगा अप्लाई होता है और जहाँ पोगा अप्लाई नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 लाख तक है, यानी 20 लाख तक की आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेड पेंशन। पेंशन क्या होती है? पेंशन 2 तरह की होती है। एक तो होती है मंथली पेंशन। पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद, एक सैलरीड एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयर से, उसे पेंशन कहते हैं। तो पेंशन एक तो होती है मंथली। तो जो मंथली पेंशन होती है वो मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होती है। ये मंथली पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल होती है। क्लियर? अब बात आती है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मीन्स आप लमसम अमाउंट लेते हैं, आप कुछ पेंशन का लमसम अमाउंट, नॉर्मल पर्सन बोलते हैं पेंशन को सेल कर दिया, ऐसा बोलते हैं कॉमन मैन। तो कम्यूटेड पेंशन यानी लमसम अमाउंट मिलता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर लमसम अमाउंट मिलता है तो वो फुल्ली एक्सेप्ट, पूरा एक्सेप्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में 2 बातें हैं। अगर वो पर्सन को ग्रेच्युटी भी मिली है, जैसे किसी का कम्यूटेड पेंशन कराई, तो टोटल उसकी कम्यूटेड पेंशन हुई सपोज 12 लाख। 12 लाख में से उसने 50% को कम्यूट करा लिया, या 60% को उसने कम्यूट करा लिया और 40% वो मंथली पेंशन ले रहा है, ऐसा है। तो 60% अगर कम्यूट करा लिया तो यहाँ पे उसे 7.2 लाख रुपीस मिलेंगे। 7.2 लाख यानी 12 लाख का 60%, और बाकी पे उसे मंथली पेंशन, इतने अमाउंट में मंथली पेंशन हो जाएगी। तो अगर उसे ग्रेच्युटी भी मिली है तो उसको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 1/3 ऑफ दिस टोटल दिस 12 लाख का 1/3 इसमें से माइनस कर देंगे 7 लाख में से। और अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो फिर 1/2 यानी इस 12 लाख में से माइनस कर देंगे, 12 लाख का 50% माइनस कर देंगे इसमें से, उतना अमाउंट का उसे डिडक्शन मिलेगा, यानी बाकी रिमेनिंग जो कम्यूटेड पेंशन होगी वही टैक्सेबल होगी। क्लियर? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो अमीर आदमी है तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? कम मिलेगी, 1/3। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो गरीब आदमी है तो एग्जेम्पशन ज़्यादा मिलेगी, यानी 1/2 मिलेगी। यहाँ 50% है और यहाँ 33.33%। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं लीव सैलरी। तो लीव सैलरी क्या होती है? एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। तो जब कोई पर्सन रिटायर होता है और उसके अकाउंट में कुछ लीव्स होती हैं और वो लीव्स पे अर्निंग होती है, तो वो जो लीव्स हैं उनका एनकैशमेंट होता है। तो वो जो एनकैशमेंट होता है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें कैलकुलेशन होती है, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे 3 लाख रुपीज़ तक की मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 7 रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? अगर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर रिट्रेंच कर देता है, उन्हें छटनी कर देता है, तो वो छटनी क्षतिपूर्ति मिलती है अगर, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है, 5 लाख रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट होती है। इसमें कैलकुलेशन होती है, वो हम जब सैलरी हेड पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर VRS होता है, लेता है कोई एम्प्लॉई, खुद से जॉब छोड़ता है, तो उसे जो अमाउंट मिलता है VRS के समय वो भी 5 लाख रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट होता है। फिर पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट बहुत अच्छी स्कीम है। अगर 10 ईयर्स तक की बेटी है, डॉटर है, तो उसके लिए लेस देन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स तक की है तो उसके लिए एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इस पे इंटरेस्ट होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट मिलता है। और फिर 15 ईयर्स या 21 ईयर्स जैसी भी कंडीशन हो, वैसे इतने समय बाद ये पेमेंट 15 ईयर्स तक करना होता है पेमेंट, और 21 ईयर्स के बाद जब बेटी 21 ईयर्स की हो जाती है तो वो पैसा वापस मिलता है। तो जब लमसम अमाउंट आपको मिलता है तो वो लमसम अमाउंट क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट देते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कई तरह के होते हैं, उनमें से सबसे पहले देखते हैं SPF यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिडक्ट होता है, तो वो प्रोविडेंट फंड में देखते हैं सारे प्रोविजंस अंडर सेक्शन 10(11).
तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय का अब तो अपना पैसा है, खुद ही पैसा दे रहा है, तो वो पैसा तो कोई भी किसी तरह की इनकम होती नहीं, लेकिन वो जो पैसा देता है उसकी 80C में अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलती है, और वो डिडक्शन कितने रुपए तक होती है, 1.5 लाख तक। तो ये जो अमाउंट है वो 1.5 लाख तक अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वहाँ डिडक्शन मिलती है। तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है, ये बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉयर जो भी एसपीएफ में दे रहा है। अब एसपीएफ से आपको मिलता क्या है, एक तो इंटरेस्ट मिलती है और फिर लमसम अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी के समय, तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उस पे वो टैक्सेबल होगी इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है एक साल में, तो जितना ज़्यादा अमाउंट है उतना अमाउंट टैक्सेबल होगा, बाकी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें जो लमसम अमाउंट होता है मैच्योरिटी के समय एसपीएफ से लमसम अमाउंट मिलता है, वो लमसम अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो इनकम टैक्स कमिश्नर के यहाँ से रिकॉग्नाइज होता है, जनरली प्राइवेट सेक्टर्स में यही वाला फंड होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये जो एग्जेम्पशन की कंडीशन है वो क्या है, 5 ईयर्स से ज़्यादा की सर्विस होनी चाहिए, यानी प्रोविडेंट फंड मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा तो 5 साल से ज़्यादा की सर्विस होनी चाहिए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही 80C में एलिजिबल होता है, और 1.5 लाख रुपीज़ तक का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय करता है तो वो 80C में डिडक्शन ले सकता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी, जो सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस टीए, वहाँ का 12% तक की जो सैलरी है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। अब आरपीएफ से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी पे सब मिलता है। मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट, कितना भी अमाउंट हो वो आरपीएफ का भी एग्जेम्प्ट। और इंटरेस्ट मिलेगी तो इंटरेस्ट में भी वही कंडीशन जैसी एसपीएफ में कंडीशन थी, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, वो टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो जितना एक्स्ट्रा है उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपीएफ, पीपीएफ सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। पहली बात तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं, कोई भी पर्सन जा सकता है, एनी पर्सन कैन गो इन अ पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट एंड कैन ओपन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। प्रोविडेंट फंड में लॉक इन पीरियड होता है 14 ईयर्स का, लेकिन आप बीच में भी बहुत सारे रीजंस में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से। तो एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो अराइज होता ही नहीं है। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ये भी 80C के लिए 1.5 लाख रुपीज़ तक एलिजिबल होता है। और पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है एग्जेम्प्ट, नो कंडीशन। लमसम अमाउंट मिलता है एग्जेम्प्ट, नो कंडीशन। तो पीपीएफ से जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट, तो इसे कहते हैं हम एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट। मीन्स जब इन्वेस्टमेंट किया तब डिडक्शन मिल गया, उसके बाद इंटरेस्ट मिला तो वो एग्जेम्प्ट, और फिर लमसम अमाउंट मिला तो एग्जेम्प्ट। तो ये अच्छा है पीपीएफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अंडर सेक्शन 13A ये हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी में ज़रूरी नहीं है एक्सेम्पशन हो, आपकी सैलरी की प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है कि आपका एम्प्लॉयर कैसे सैलरी देता है, किन किन हेड्स में सैलरी देता है। तो कई हेड्स ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, तो अगर आपकी सैलरी उन हेड्स के थ्रू आती है तो फिर आपकी सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टैक्स ही नहीं लगेगा, बाकी की बात ही नहीं होगी। तो देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस में कई सारी बातें होती है। यानी आप एक एम्प्लॉई है और वो एम्प्लॉई एक किराए के मकान में, जैसे मकान है इसमें वो रहता है एम्प्लॉई, और एम्प्लॉयर उसे HRA देता है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, हाउस रेंट अलाउंस देता है, एक अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है। ये कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉई को हाउस रेंट अलाउंस। तो ये हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट कितना होता है, तो देखते हैं। इसमें 3 कैलकुलेशन होती हैं, इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लीस्ट क्या होता है, 40% और 50% ऑफ सैलरी। 50% मेट्रो सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन 4 सिटीज़ में 50% ऑफ सैलरी, एक अमाउंट पकड़ लो। एक्चुअल HRA आपको कितना मिला, जैसे आपको अगर किसी पर्सन को 10K पर मंथ मिलता है तो पूरे साल में कितना हो गया, 1.2 लाख। तो यहाँ पे 1.2 लाख पकड़ लो। अगर ये 1 लाख मिलता है तो ये 12 लाख हो जाएगा साल का। तो पूरे साल का एक्चुअल कितना मिला। और थर्ड कैलकुलेशन रेंट पेड, आपने रेंट पे कितना किया अपने लैंडलॉर्ड को
उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा। ये जो 3 फिगर आए, इन 3 फिगर में से जो भी लीस्ट होगा, सबसे छोटा फिगर होगा, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा एचआरए। आई थिंक एचआरए क्लियर है। फिर आगे देखते हैं कुछ और अलाउंसेस जो सैलरी एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो देखते हैं कौन से। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बहुत छोटा सा अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने, 2 चिल्ड्रन। 2 से ज़्यादा होंगे तो नहीं मिलेगा, केवल 2 को मिलेगा। किसी के घर में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हैं तो कितने बच्चों में मिलेगा, केवल 2 बच्चों पे मिलेगा, और 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। फिर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो भी 300 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होगा, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने, 2 चिल्ड्रन। फिर टूर एंड ट्रैवल अलाउंस, तो टूर एंड ट्रैवल अलाउंस क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है जितना आपने खर्च कर लिया। तो अगर आपको टूर पे गए आप, और टूर पे आपको 1 लाख रुपए मिले एक मंथ में, और वो 1 लाख रुपए आप कहते हैं पूरा खर्च हो गया, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। कन्वेंस अलाउंस, सेम कन्वेंस अलाउंस एग्जेम्प्ट। यूनिफॉर्म अलाउंस, जैसे आर्म फोर्सेज होते हैं उन्हें यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, तो जितना यूज़ किया उतना एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस, आप टूर पे गए, बाहर गए, तो डेली अलाउंस मिलता है, हेल्पर अलाउंस मिलता है, या रिसर्च अलाउंस मिलता है। इन सभी में एक ही रूल है, वो ये कि जितना आपने खर्च कर लिया उतना एग्जेम्प्ट। अगर आप खुद कहते हैं कि हमने तो बचा लिया, आपने सेव कर लिया, तो फिर टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन स्कॉलरशिप। तो किसी स्टूडेंट को अगर एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलती है, किस बात के लिए, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मीट आउट करने के लिए, तो वो एजुकेशन स्कॉलरशिप अंडर सेक्शन 1016 फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट एमपीज़ और एमएलएज होते हैं ना, इन एमपीज़ एमएलएज को बहुत सारे एमेंडमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। तो उनमें से 2 बेनिफिट्स, एक डेली अलाउंस और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये जो दोनों अलाउंस होते हैं इन पे टैक्स नहीं लगता, ये दोनों अंडर सेक्शन 1017 एग्जेम्प्ट होते हैं। फिर अवार्ड्स, कैश में मिले या काइंड में मिले। अगर अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, या साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क के लिए कोई अवार्ड मिलते हैं, तो अंडर सेक्शन 17A वो जैसे भारत रत्न है, तो ऐसे अवार्ड्स भी, इनमें अमाउंट भी मिलता है, वो जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट भी एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पेंशन फॉर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स होते हैं ना, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, या महावीर चक्र मिला, या वीर चक्र मिला, या सेना मेडल मिला, ऐसे जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड्स कितने, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को। तो उन गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को जब पेंशन मिलती है, वैसे तो मंथली पेंशन टैक्सेबल होती है ना, हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे वो पेंशन क्या होती है, ये पेंशन इनकी एग्जेम्प्ट होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगर फैमिली पेंशन मिलती है, ये जो आर्म फोर्सेज के पर्सन हैं उन्हें फैमिली पेंशन कब मिलती है, जब ये सर्विस ड्यूरेशन में मार्टर होते हैं, शहीद हो जाते हैं, या किसी और रीज़न से वो दे आर नॉट अलाइव, तो उनकी वजह से जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलती है, उसे पेंशन कहते हैं। तो फैमिली पेंशन जो होती है वो फैमिली पेंशन्स ऐसे पर्सन के मेंबर्स को वो एग्जेम्प्ट होती है। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी अमाउंट मिलता है, सेक्शन 1010D, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। कंडीशन, ये जो प्रीमियम है, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है तो फिर ये जो प्रीमियम है वो 20% होना चाहिए या उससे कम पॉलिसी का। जैसे अगर कोई पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, तो आपका जो मंथली प्रीमियम होना चाहिए वो मंथली प्रीमियम 1/4/12 से पहले 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपका ईयरली प्रीमियम। तो ये जो 10 लाख की पॉलिसी है तो ईयरली प्रीमियम 20% से कम, यानी कितना हो सकता है, 2 लाख रुपए तक का प्रीमियम 1 साल का हो सकता है। ऐसे ही 1/4/12 के बाद ये जो प्रीमियम है वो कितना परसेंट होना चाहिए, वो लेस देन 10% होना चाहिए। 10% लेस देन इक्वल टू 10%, लेस देन इक्वल टू 10% का मतलब है 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए या उससे कम का प्रीमियम ईयरली होना चाहिए। ऐसा है तो फिर वो पूरा पैसा आपको जब मैच्योरिटी पे मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, और ये 10% हो जाता है 15% हैंडीकैप पर्सन्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिस्कशन एग्जेम्प्टेड इनकम्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो हमने डिस्कस किया। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में मुझे बताएं, और किस टॉपिक्स पे आप और वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।